नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी का आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम हमेशा की तरह आज भी एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिस पर आपको बोलना होगा, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे इस प्यारे देश से। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे देश के सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के खोखले स्थिति को दुनिया के सामने लाया है। कारण है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको भजन करना चाहिए, जो कि हम यहां पर दिखा रहे हैं वास्तव में, और देश के रक्षा मंत्री भी ढोलक बजा रहे हैं। क्यों? हमारे सेना के पास जो बंदूकें हैं उनमें गोले नहीं हैं, गोलियां नहीं हैं। जो तोपों है उन तोपों में गोला बारूद नहीं है। हमारे 97% हवाई इक्विपमेंट, रक्षा के इक्विपमेंट कोई काम के नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, ये इस देश के सेना का प्रमुख, इस देश के प्रधानमंत्री को कह रहा है, और उसके इस कहने पर देश भर में बवाल आया हुआ है। हम आपको पूछ रहे, तो बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारतीय सेना को कमजोर किया जा रहा है? क्या है इसके कारण, क्या इसके परिणाम, क्या है इसके उपाय, कौन है इसके पीछे, और क्या होना चाहिए उन लोगों का जो इसके लिए जिम्मेवार है? आप सबकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह विदाउट एडिट, बेखौफ प्रतिक्रिया को हम दिखा रहे बिंदास बोल में। हम आगे इस कार्यक्रम में परिणाम पर नजर डालेंगे, उसके बाद हम उपाय पर भी जाएंगे। लेकिन अब हम आपके सामने कुछ कॉलर को लेते हैं, गेस्ट के साथ भी बात करेंगे, और परिणाम पर हम इस ब्रेक पर अब बात करें ये कहेंगे। कॉलर से बात करते हैं, बोलिए। वंदे मातरम। बोलिए। मैं थाने महाराष्ट्र से कुंदन बात कर रहा हूँ। बोलिए कुंदन जी। ये गंभीर समस्याएं हैं कि हमारे देश के साथ साथ सेना को कमजोर करने का, मैं तो बिंदास बोलूंगा कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, वो तीनों के जरिए हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है। सेना के ऊपर तथाकथित मानवतावादियों की गूंग वजह से उनके ऊपर हत्याओं का केस दायर किया जाता है, और स्पेशल पावर एक्ट हटाने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। अभी सेना की कोई जातीय दुश्मनी तो किसी के साथ रहती नहीं है। तो देश के दुश्मन जो नजर आते हैं उनके साथ वो व्यवहार करते हैं, तो उनको हत्याओं के केस में फंसाया जाता है। तो मेरा तो यह मानना है कि ये जो तीनों शक्तियां हैं, हमारे मानवतावादी और एनजीओ कुछ शामिल है तो सेना को कमजोर करने के लिए। सर जी बिल्कुल, धन्यवाद। हम चलते भूपेंद्र जी के पास। भूपेंद्र जी, एक अच्छा मुद्दा इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो तो हमारे सैनिकों के खिलाफ काम करता है, और आतंकवादी हमारे सैनिकों के खिलाफ गोली चलाते हैं, आतंकवादी मारा जाता है तो भारतीय सैनिकों के ऊपर केस चलती है, देश की रक्षा करने के लिए जो लड़ता है उसके ऊपर। लेकिन जो आतंकवादी मारा जाता, अगर इसको मारने में कामयाब हो जाता है और आतंकवादी पकड़ा भी जाता है, तो उसके बारे में ह्यूमन राइट कुछ करता नहीं। तो क्या ये विदाउट बंदूक वाला दुश्मन है सेना का? मुझे ऐसा लगता है कि सेना जिन परिस्थितियों में काम करती है, जिन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता है, उस सब में ये जरूरी है कि उसके पास स्पेशल पावर एक्ट होना चाहिए। क्योंकि उन सब परिस्थितियों में आप खड़े होकर के ये सब नहीं देख सकते कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। सेना की जो अनुशासन है उसके अंदर जो सिखलाई है उसके अंदर ये सारी भावनाएं और सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की अखंडता है, उसको जो तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की रोक टोक उनको की जानी चाहिए। स्पेशल पावर एक्ट अगर रखा जाता है तो आर्मी को ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि जब वो काम कर रही है कहीं पे, तो उसके ऊपर उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इसमें साथ में इन्होंने चाइना और अमेरिका की बात को भी जोड़ा कि ये देश भी भारतीय सेना को कमजोर करने की बात करते हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है? जो हमारे विरोधी हैं उन सबका ये प्रयत्न तो ये रहता ही है कि हम कमजोर रहें। बड़ी शक्तियां शायद अब नहीं चाहती कि हम कमजोर रहें, क्योंकि हम ही एक ऐसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो चीन के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें कमजोर करने के लिए अब बड़ी महाशक्तियों की कोशिश नहीं है। उनका पूरी कोशिश यही है कि हम चाइना के खिलाफ एक बड़ी महापावर और पाकिस्तान तो ये जरूर कोशिश कर सकता है। हाँ, जरूर। उनकी तो ये हमेशा कोशिश रहती है कि हमें फाइनेंशियली, पैसे के मामले में भी, और हमारी रक्षा के किसी भी काम के अंदर हमारे खिलाफ हमेशा वो लोग आपस में मेलजोल बढ़ाते हैं और हमारे खिलाफ काम करना चाहते हैं।
बिल्कुल। हम जानते हैं कि पिछले दिनों भारतीय जो सेना है उसके अंदर ऐसी घुसपैठ हुई थी कि भारत का महत्वपूर्ण डाटा, जो खास करके आईटी डाटा था, इंफॉर्मेशन डाटा था, वो सब चोरी हुआ था और वो बहुत बड़े पैसे के रूप में या कुछ अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करके भी उसको हस्तगत किया गया था। ऐसे कुछ कारनामे भी पिछले दिनों हुए हैं। हमारे लोग भी उसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन वो विदेशी लोगों का षड्यंत्र था जिसमें हमारे कुछ लालची अफसर फंस गए थे। अर्थात ये भारतीय सेना को कमजोर करने का प्रयास का एक उदाहरण है। मैं आपको साथ साथ में कुछ ऐसे चौंकाने वाली चीजें भी बताते जाऊंगा, कॉल भी लेता जाऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी देता जाऊंगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना के अधिकारियों के पास जो 9mm की पिस्तौल होती है, ये पिस्तौल से कभी किसी दुश्मन को तो छोड़िए, कुत्ते को भी जान से नहीं मारा जा सकता। ये इतने करीब से ही उपयोगी है कि किसी के सीने पर अगर रखकर इसको मारा दिया जाए तो ही वो मर सकता है, और ये स्थिति सेना के काम में नहीं आती है। इसलिए इसको मजाक में कहा जाता है कि भारतीय सेना के अधिकारियों को दिए जाने वाली पिस्तौल केवल आत्महत्या के काम आती है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि भारतीय सेना के पास कभी भी अच्छी तरीके से नहीं रही है। भूपेंद्र जी, आप थल सेना में थे, थल सेना में भी ऐसी कई चीजें हैं। खास करके हमारे पास जो तोफ है, हमारे पास जो रणगाड़े हैं, वो जो भी टैंक है, वो टैंक यूरोप के लिए बने थे। रशिया से हमने परचेस किए 70 के दशक में, 60 के दशक में। उनमें एसी नहीं है और रात में काम नहीं कर सकते। राजस्थान के जैसे जगह पर अगर उसको डाला जाता है तो गर्मियों के दिनों में उसका अंदर का टेम्परेचर 67 डिग्री हो जाता है। ये स्थिति से सेना कैसे लड़ सकती है भूपेंद्र जी? अभी ये कोशिश तो की गई है इतने साल में कि हम नया इक्विपमेंट खरीदें, नए टैंक खरीदें, जो कि हम हर परिस्थितियों में काम में लिया जा सके। लेकिन जिस रफ्तार से वो इक्विपमेंट हमें आर्मी को मिलना चाहिए था, वो उस रफ्तार से हमें नहीं मिल रहा। ब्यूरोक्रेसी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी जो इस मामले में बहुत ही कागजी काम के अंदर उनका काम इतना ढीला है जिससे कि देश की जो अखंडता की रक्षा करना सेना के लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मतलब आप फाइलों को दबाए रखिए, कुछ खरीदी मत करिए और ये कहिए कि खरीदी में घोटाला होता है, इसलिए फाइलों को एक साथ दबने दीजिए। और जब कहीं ऐसा माहौल बनता है जैसे अभी ये लेटर बॉम्ब हमारे सेना प्रमुख ने फोड़ा है, अब एकदम से ऐसे पर्चे शुरू हो जाएंगे कि पूरा बाढ़ आ जाएगी और उस बाढ़ में कहां पर कितना भ्रष्टाचार हुआ है पता नहीं चलेगा। ये ब्यूरोक्रेसी की स्टाइल होती है। एक कॉलर से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वीके सिंह के साथ आर्मी की पूरी पावर है और इनको सभी नेताओं को सबक सिखाना चाहिए इससे। लेकिन वो सबक किसको सिखाएंगे? वो थोड़ी नेताओं को सबक सिखा सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय सेना मतलब पाकिस्तान की सेना नहीं है, ना पाकिस्तान की सेना की तरह भारतीय सेना को अधिकार होने चाहिए, ऐसी हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है, वो रहना चाहिए। संसद सर्वश्रेष्ठ है, वो भी रहनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमारे पास दूसरी कोई पर्याय व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो लड़ने के लिए जिसको आपने सीमा पर खड़ा किया है, उसको तो पर्याप्त हथियार दो। ये ना देने वाले जिम्मेवार राजनेता या राजनीतिक दल या राजनीतिक जो भी जिम्मेवार सरकार है, उसको इसके बारे में सवाल पूछो। ये भी देखा जाना चाहिए कि सरकार के पहले भी, उसके पहले की सरकार में भी क्या क्या स्थिति रही है। एक कॉलर से बात करते हैं, साथ साथ में आप देखिए थल सेना के ऊपर हमने आपको दिखाया था, अब हम आपको हमारे नेवी के ऊपर दिखाते हैं। भारतीय सेना के महत्वपूर्ण अंग नौसेना वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के साथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षक है। 55,000 नौसैनिकों से लैस यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारतीय सीमा की सुरक्षा को प्रमुखता से निभाते हुए विश्व के अन्य प्रमुख मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास में भी सम्मिलित होती है। अरब सागर पर बढ़ते चीन के प्रभाव को भारतीय नौसेना ने ही कम किया है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार आधुनिकीकरण के अपने प्रयास से यह विश्व की एक प्रमुख शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को सफल बनाने की दिशा में है। हमारी जो जल सेना है, इस जल सेना के पास बड़े बड़े पोत नहीं हैं, और साथ में हमारे पास जो पनडुब्बियां है उनकी आयु करीब करीब खत्म हो चुकी है। नई कोई भी पनडुब्बी अब हमारे
जल सेना में शामिल होने की कोई शेड्यूल डेट नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी समुद्र सीमा जिस देश की है, उस देश के समुद्र सीमा से अगर कुछ आक्रमण होता है तो भारत के पास रक्षा के क्या हथियार है, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आप जानकर चकित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि हमारे समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए जो हेलीकॉप्टर हमारे पास होने चाहिए, वहां पर हम चीता नाम का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, जहां पर हमारे पास मल्टी लोडेड इक्विपमेंट का हेलीकॉप्टर होना चाहिए। लेकिन पिछले 30 साल से ज्यादा समय से नेवी ने कोई भी नया हेलीकॉप्टर ही नहीं खरीदा है, ये भी आप जान पाएंगे। एक कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया है हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। और जो आपने बताया कि टेक्निक हथियार नहीं है सेना के पास और काफी सारी कमियां हैं, कुछ सरकार की कमियां हैं, कुछ टेक्निकल हथियारों की कमियां हैं। और जब तक देश आजाद हुआ है कांग्रेस ने हमारे देश के ऊपर राज किया है। कुछ बीच में और पार्टियां भी आई हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं वो देश के हित में नहीं है। और जो रही अपनी आर्मी की बात, उनको ढंग से उन्होंने सिस्टम नहीं लागू किया है। जो अपना एक आर्मी का बंदा होता है उसको सुविधाएं नहीं दी हैं और इस टाइप से चलता रहा देश का, तो देश दोबारा गुलाम हो सकता है। इसलिए पूरे देश को सोचना चाहिए। और आपने जो ये मुहिम चालू की है मैं इसका दोबारा से स्वागत करता हूँ और ऐसी मुहिम पूरे देश में चलनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे पास दुश्मनों के हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो तोफ बनी हुई है, जो हमारे देश में खरीदी गई है, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अब शायद उससे पंछी भी मारे नहीं जा सकते। लेकिन हम दुनिया के हॉकर जैसे आधुनिक हवाई जहाज या हमारे पड़ोसी देशों के पास जो है उसको उसके द्वारा मारने का मजा किया अपेक्षा रखते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। उसने एक सामरिक विषय पर, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जनता के सामने आपने जो है देश की परिस्थितियों को और देश की इस विषम परिस्थितियों को आपने उठाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि देश किसी विषम परिस्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है और कोई एक बड़ा जो है एक षड्यंत्रकारी शक्तियां इस देश में एकजुट होकर के इस देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल। इस प्रकार के सेनाध्यक्ष रिटायरमेंट होते समय इस तरह की बातें उछाल रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सेनाध्यक्ष की मंशा में भी कहीं कहीं दोष है। और जो ऐसा लगता है कि ये जो केजरीवाल और अन्ना समर्थक एक टीम, कहीं नई टीम, इस दिशाहीन टीम तो इस देश में पैदा नहीं हो रही है जो इस देश को। चलिए, दूसरा मुद्दा है, हम सेना के आज के मुद्दे पर अपनी बात को रखने के लिए कहेंगे। हम आपको एक और कॉलर से बात कराएंगे, साथ साथ में हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर। जो जनरल साहब ने जो बोला है उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, इसमें कोई भी गलत नहीं बोला है। उन्होंने देश को आगाह किया है, जो भी कमियां थी उसको आगाह करने के लिए जो जनरल साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला है। जो रक्षा मंत्री जी ने बोला उन्होंने भी सही बोला है। लेकिन बीच में जो लीडर लोग संसद के अंदर बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि सेना के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हेलो। हम अब परिणामों के ऊपर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं ये स्थिति बनने के। देखिए स्क्रीन पर। भारतीय सेना कमजोर हो जाएगी। जिस तरह से सेना के संसाधनों की कमी का खुलासा हुआ है और सरकार की कमियां सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि दुनिया की चौथी बड़ी सेना इन हालातों में कमजोर पड़ जाएगी। पड़ोसी देशों का साहस बढ़ेगा। सेना के संसाधनों की कमी की बात सार्वजनिक होने से पड़ोसी देशों का हौसला बढ़ेगा और वो बेमतलब युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे बेवजह युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे। दुश्मन देश हावी होने लगेंगे। भारतीय सेना के खस्ता हाल होने की बात का खुलासा होने से भारत पर घात लगाकर बैठे दुश्मन देश भारत पर हावी हो जाएंगे और हमला करने लगेंगे। बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा। सेना अध्यक्ष पर उठते सवालों से बॉर्डर पर पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ सकता है। सेना का मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। इस तरह के तमाम विवादों से मजबूती से लड़ने वाली भारतीय सेना का आत्मबल कमजोर पड़ जाएगा।
भूपेंद्र जी, आप क्या परिणाम बताएंगे? मुझे जो लगता है जो आपने अभी तक परिणाम बताए, उन सब में सबसे ज्यादा मुख्य है जो सेना का मनोबल है वो गिरेगा। क्योंकि मनोबल ही एक ऐसी चीज है जिसके सहारे हम सारी लड़ाइयां लड़ सकते हैं। अगर हम अपने आप में कन्विंस्ड हैं कि हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं और ये हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, तो हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, सेना के लिए मनोबल ही, किसी सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कुछ होती है तो मनोबल होती है। आधुनिक हथियार हाथ में होने के बावजूद भी अगर मनोबल नहीं है तो वो लड़ नहीं सकता। भारतीय सैनिकों की यही विशेषता है कि उसका मनोबल सबसे सक्षम है। लेकिन हमारे इस आज की स्थिति ने इस मनोबल को भी तोड़ने का काम किया है। आपको दिखाते हैं अब एयरफोर्स के ऊपर ये कुछ जानकारी। भारतीय वायुसेना भारतीय सेना का एक प्रमुख अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आजादी के बाद 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आजादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है। आंकड़ों के अनुसार इसमें कुल मिलाकर 1,70,000 जवान एवं 1,350 लड़ाकू विमान है, जिसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। एयरफोर्स के लिए हम अपने देश में अपने हवाई जहाज नहीं बना पा रहे। हमने ध्रुव नाम का हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन विदेशी षड्यंत्र में यह भी फंस गया है और इसका टेल रोटर के फैन के चक्कर में भारत में जितने ध्रुव है उनको ग्राउंड करने की कई बार नौबत आई है। हमारे पास जो हम दुनिया के लिए इतने बड़े बड़े काम करने वाले आईटी इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और इंजीनियर बनाते हैं, ऐसे देश में अपना हवाई जहाज भी नहीं बन सकता। ये सेना के आपूर्ति में बाधा डालने का कारण नहीं तो और क्या है? भूपेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सेना की जरूरतों के लिए लाखों करोड़ रुपए की परचेज जो हम दुनिया के दूसरे देशों से करते हैं, वो देशों की अर्थव्यवस्था ही सैनिक सामानों पर टिकी हुई है। वो देश नहीं चाहते कि भारत में ऐसी चीजें हो। क्या कहेंगे? जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर उसको कोई भी काम करने के लिए दिया जाए तो वो लोग अच्छा से अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं। जैसी तरह अभी जो बातचीत चल रही इन दिनों टेट्रा ट्रक के बारे में कि वो 80 लाख रुपए में बाहर से खरीद करके ला रहे हैं, जबकि हमारे अपने इंडिजिनस अगर प्रोड्यूस किया जाए तो 20 लाख रुपए में उससे अच्छा ट्रक हमें मिल सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर सभी चीजों में ये कोशिश की जाएगी तो क्यों नहीं हो सकता कि हम कुछ पैदा नहीं कर सकते। हम सभी चीज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी सरकार की तरफ से कोशिश हो। बिल्कुल। जो देश दुनिया का सुपर कंप्यूटर बना सकता है, जो देश दुनिया के लिए नामी सॉफ्टवेयर बना सकता है, जिस देश के प्रतिभा के ऊपर ही अमेरिका आज एक नंबर पर पहुंचा है, ये वहां का राष्ट्रपति कहता है। दुनिया के कई देशों के प्रमुख ये मानते हैं कि उनके देश में रह रही भारतीय प्रतिभा ही वहां के देश को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुई है। उस देश में, अपने खुद के देश में ऐसे प्रतिभाओं का अकाल है या उन प्रतिभाओं को हाथ को काम देने के लिए सरकार के पास समय, सोच और नियत नहीं है? एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, हम ये बोलना चाहते हैं। हाँ, ये जनरल साहब ने जो बोला भी चिट्ठी लीक हुई है, और दूसरे नेताओं ने चिट्ठी लीक का जो इल्जाम है पूरा जनरल साहब पे लगा दिया। लेकिन जनरल साहब तो वहां थे ही नहीं, वो तो वैष्णो देवी में घूमने गए हुए थे। शरद यादव और लालू प्रसाद यादव ने बोला भी इनको बर्खास्त करो। ये जनरल रहने के लायक नहीं है। ये बोल रहे हैं, इनको जैसे बोलते हैं कि आदमी पजल हो गया, जबकि उन्होंने तो ठीक किया है। अपने देश की सुरक्षा का मामला है, चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है। बिल्कुल, कोई गलत तो नहीं ना किया उन्होंने। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा किया है तो उन्हीं को इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल साहब ने ही चिट्ठी लीक करी है, जबकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखता है वो लीक कैसे कर देगा? बिल्कुल, क्योंकि वो तो इतने बड़े। हम यहाँ पर एक कॉलर से और बात कराएंगे, साथ साथ में आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ समय जो बचे हैं उस समय में अपनी बात को कम शब्दों में रखिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, बोलिए। ऐसा है कि
हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन का कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि चाइना हमारे हिमाचल में ऊपर बॉर्डर तक और कश्मीर में और हिमाचल में सब रेल लाइन सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ऊपर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, धन्यवाद भूपेंद्र जी। ये इस मुद्दे को भूलना नहीं चाहिए था। चाइना ने हमारे देश के सीमाओं के आसपास तक बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे लाए हैं, जो ग्रेटर नोएडा जैसा हाईवे है, जो पुणे मुंबई जैसा हाईवे है, मल्टी लेन हाईवे हमारे देश की सीमा तक चाइना ने लाए हैं, जिसके ऊपर से वो अपने ट्रक, रनगाड़े, बड़े बड़े टैंक से लेके सब कुछ भारत की सीमा तक कुछ मिनटों में पहुंचा सकता है। भारत के सीमा तक उसने ट्रेन लाई है और हवाई पट्टियां भी बनाई है, लेकिन हमारे देश के उसी सीमा तक पहुंचने के लिए अगर हमको एक भी टैंक लेके जाना होगा तो उसके एयरक्राफ्ट में लेकर कई घंटे का सफर करके वहां तक लेके जाना पड़ता है। भारत ने भारतीय सीमा में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये भी एक कमजोरी का पहलू है या नहीं है तो क्यों है? ये मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि दिल्ली से जितनी आप दूर चले जाएं तो आपकी दिल्ली में सुनवाई बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वी भागों के, उत्तर पूर्वी भागों के हिस्सों की जब पोस्टिंग मेरी रही है तो मुझे हमेशा ये लगा रहा कि दिल्ली यहां से बहुत दूर है। दिल्ली तक आपकी एप्लीकेशन, आपकी कोई सुनवाई है ही नहीं। और उसी का ये परिणाम, जैसे अभी हमारे कॉलर ने बताया, कह रहे थे कि वहां रेल, हिमाचल में रेल कहीं नहीं पहुंची है, तो उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इन्होंने कोई कोशिश इनकी तरफ से नहीं रही है कि किसी तरह से पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, जिससे कि हम अपने ऐसे स्ट्रांग एनिमी से, दुश्मन से, और जो हमारे सामने हर समय मुंह बाए खड़ा है, उससे मुकाबला कर सकें। बिल्कुल, चाइना के ड्रैगन से लड़ने के लिए हमारे पास, हमारे शेरों के पास खाने को नहीं है। ये भी नौबत हम झेल चुके हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। स्वामी जी नमस्कार, मैं सुंदर सिंह भारतीय बोल रहा हूँ राजस्थान से। बोलिए। आज आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है सेना के रक्षा सौदों से जुड़ा हुआ, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये रक्षा सौदों के अंदर जितने भी घोटाले हो रहे हैं और हो रहे हैं, इन दलालों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए और देश के सामने पूरी सच्चाई आनी चाहिए कि आखिर किन लोगों का हाथ है। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस देश के नेता चंद रुपए के लिए बिकते हो, उनको चंद के बजाय मोटा पैसा देकर वहां की सेना को कमजोर करना आसान है। फेसबुक पर राजेश कुलकर्णी पूना से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ में बहुत सी प्रतिक्रिया फेसबुक, ट्विटर और कूट पर भी आई है, लेकिन आज समय की कमी के कारण हम उनको नहीं ले पाए। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं इस स्थिति के ऐसे ही बने रहने पर। भारतीय सेना कमजोर हो जाएगी। जिस तरह से सेना के संसाधनों की कमी का खुलासा हुआ है और सरकार की कमियां सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि दुनिया की चौथी बड़ी सेना इन हालातों में कमजोर पड़ जाएगी। पड़ोसी देशों का साहस बढ़ेगा। सेना के संसाधनों की कमी की बात सार्वजनिक होने से पड़ोसी देशों का हौसला बढ़ेगा और वो बेमतलब युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे दुश्मन देश हावी होने लगेंगे। भारतीय सेना के खस्ता हाल होने की बात का खुलासा होने से भारत पर घात लगाकर बैठे दुश्मन देश भारत पर हावी हो जाएंगे और हमला करने लगेंगे। बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा। सेना अध्यक्ष पर उठते सवालों से बॉर्डर पर पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ सकता है। सेना का मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। इस तरह के तमाम विवादों से मजबूती से लड़ने वाली भारतीय सेना का आत्मबल कमजोर पड़ जाएगा। भूपेंद्र जी, इसका परिणाम पहला तो दिखाई दिया है कि हमारा कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का हौसला बढ़ा है और उसने कहा है कि भारतीय सेना खोखली है और पाकिस्तान सेना मजबूत है। क्या कहेंगे? खाली इक्विपमेंट के से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये बात हर युद्ध के अंदर हमारी सेना ने प्रूव किया है। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी सेना को जब कहीं, जहां जिन किन्हीं परिस्थितियों में लड़ना पड़े और मुकाबला करना पड़े, दुश्मन से मुकाबला करना पड़े, तो हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और हमारे पास जो इक्विपमेंट है उससे हम किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, थोड़ा मुकाबला ज्यादा करना पड़ेगा और हो सकता है कुर्बानियां ज्यादा देनी पड़े, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं रहने वाली है। और परिणाम आप क्या देखते हैं कि क्या परिणाम और होंगे या हुए होंगे? दुनिया में हम जो फाइनेंशियल पावर के नाम पे दुनिया में जब जाने जा रहे हैं,
हमारे देश को अब जब जाने जाने लगा है, दुनिया के सभी लोग जानने लगे हैं कि सबकी इस इकोनॉमिक कंडीशन के खराब होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी सेना की ये गरीबी देख करके शायद सारी दुनिया आश्चर्यचकित भी होगी और हम पर हंसेगी भी। ऐसे में अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या नतीजा होगा, क्या हो सकता है? जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करने में हमारी सेना में कैपेबिलिटी है कि वो मुकाबला उनका कर सकती है। थोड़ी परेशानियां ज्यादा होंगी, थोड़ा मुकाबला ज्यादा होगा। बिल्कुल। हमें कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। नमस्कार। मैं राकेश शिवरी का बात है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अभी मुद्दा आपने बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दा उठाया है, अभी फिलहाल जो हमारे वीके सिंह साहब ने अभी जो ये मुद्दा उठाया है और संसद में जो हमारे ए के एंटोनी साहब ने जवाब दिया, उससे बड़ा ही हमें निराशा हुई है कि एक देश का जो रक्षा मंत्री है वो इस तरह की बात कह रहा है और संसद में बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े नाटकीय ढंग से कह रहा है कि इन्होंने मुझे बताया था और मैं सिर पकड़ के बैठ गया। क्या ये उनकी ड्यूटी बनती थी कि अगर कोई सेना इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी उनको एक शिकायत कर रहा है तो वो उनको सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे कर लो और आप इसकी शिकायत करो। यानी अगर लिखित में शिकायत नहीं दी जा सकती, जब हमारे जनरल ने बोला कि ऐसा ऐसा हमारे सेना में हो रहा है, तो ये बड़ी गंभीर बात थी। इसको तो उनको खुद से जांच करवानी चाहिए थी। अगर हमारे जनरल के पास इसका सबूत नहीं था, क्योंकि कोई आया उनके ऑफिस में और उसने इस तरह का बात कही, इस तरह की, और उनके पास सबूत नहीं था, तो नेचुरली बात थी कि अगर वो आगे बढ़ते तो उनकी जगहदारी हो सकती थी। तो ये रक्षा मंत्री का दायित्व था और वो कह रहे मैंने सिर पकड़ लिया, मैं बैठ गया सिर पकड़ के, और आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। इतने टाइम से दबा के बैठे थे बात को, तो समझ नहीं आ रही है। तो सारी की सारी सरकार पे बड़ा ही गंभीर मामला हो रहा है। हमें तो अब बिल्कुल अन्ना हजारे की बात 100% सही लग रही है कि हो क्या रहा है हमारे देश में, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, देश में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और ये देश की स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो देश का क्या होगा, क्योंकि देश की रक्षा का जिम्मा जिसके ऊपर है उस सेना की ही स्थिति कमजोर हुई है। फेसबुक पर मयंक जोशी लिखते हैं कि जिस देश में 2.25 लाख करोड़ के घोटाले होते, उस देश में रक्षा मंत्री को शायद 14 करोड़ रुपए की घूस, बहुत बड़ी अमाउंट, नहीं ली गई हुई। लेकिन सेना जैसे विषय में 1 रुपए का करप्शन भी तो करप्शन है। मैं भूपेंद्र जी को पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे देश का जो सेना प्रमुख होता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है सारे रूपों में, इसलिए वहां तक पहुंचता है, लेकिन देश का रक्षा मंत्री की औकात इतनी बड़ी नहीं होती बहुत सी बार। क्या ये भी कारण हो सकता है कि इन दोनों की बातों का तालमेल, केमिस्ट्री नहीं बनती है? नहीं, ऐसा तो कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। हाँ, जो दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, जो बिना कहे कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए कि जो बिना कहे भी कहीं समझी जाएं और की भी जाएं और कही भी जाएं। बिल्कुल। लेकिन हर बात के लिए कहने की जरूरत पड़े, सुनने की जरूरत पड़े, इस देश 120 करोड़ की आबादी के देश के रक्षा मंत्री के लिए और सेनाध्यक्ष के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं, हम उपाय पर नजर डालते हैं। घोटालों पर सख्त कार्रवाई हो। अब तक हुए तमाम सैन्य घोटालों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसे घोटाले न हो। प्रधानमंत्री को सख्त कदम उठाना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण विभाग में घोटाले को सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अलग से जांच कमेटी बनानी चाहिए। रक्षा सौदों के नियमों में सख्ती की जाए। रक्षा सौदों में हुए घोटाले को रोकने के लिए रक्षा सौदों के नियमों को कड़ा करना चाहिए ताकि आगे से कोई घोटाला न हो सके। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख अपनी जिम्मेदारी समझे। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख देश की रक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसे विवादों को होने से रोके। सेना में संसाधनों की कमी को नजरअंदाज न किया जाए। सेना के संसाधनों की पूर्ति सही तौर पर की जाए और इसमें कमी को नजरअंदाज न किया जाए। हमारे देश में फिलहाल राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है, उनके ऊपर का विश्वास उड़ गया है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। न्याय व्यवस्था के बारे में यही स्थिति है।
दूसरा जो स्तंभ है कार्यपालिका, उसके बारे में भी नाराजगी है। वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है और हर काम में अड़ंगा अड़ाने के लिए उनके पास कई पैतरे हैं। मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उसके बारे में भी लोगों के मन में निराशा का भाव है। ऐसे में ये सारे तरफ से जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ऐसे में अगर सेना की कमजोरी की बात सामने आती है तो फिर देश में अच्छा बचता ही क्या है। अगर सेना ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसा सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल उठता है। भूपेंद्र जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सेना के जो भी मसले होते हैं, जो भी काम होते हैं, उन सब के ऊपर प्रायोरिटी से काम होना चाहिए। उनकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए और उनके जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, उनकी प्लानिंग के मुताबिक, जैसे कि हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल से आगे तक जाने के लिए हमारी क्या जरूरतें होंगी, क्या हमें समय करना है, वो सब हमें करना चाहिए। बिल्कुल, और उसकी तरफ हमें बढ़ते रहना। धन्यवाद, आपने टाइम निकाला आए और अपनी बात को रखा, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आप लोगों ने कॉल करके अपनी बात को रखा। जो कॉल नहीं कर सके लेकिन इस कार्यक्रम को पूरा देखते रहे, सोचते रहे, अपने मन में इस देश के इस खराब स्थिति के बारे में भाव उत्पन्न करते रहे, आपका भी धन्यवाद। आज के लिए इतना है। जय हिंद।